हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें ग्रुप डी और एनटीपीसी के साइंस के प्रीवियस ईयर के तकरीबन 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ का पार्ट 1। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस फूल की पत्तियाँ किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चमेली। कुछ हम लोग नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं जिसमें एसिड और बेस में अलग अलग कलर चेंज हो जाता है। लिटमस, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, पेटूनिया, जिरेनियम और हाइड्रेंजिया ये नेचुरल इंडिकेटर होता है। सिंथेटिक इंडिकेटर में मिथाइल ऑरेंज और फिनेप्थिलिन आते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर में पीएच स्केल, जिसकी खोज सोरेनसन ने किया था। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा चमेली। आज का दूसरा क्वेश्चन है, डैश पदार्थ का सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। अगर आपका आंसर परमाणु है तो ये गलत है। परमाणु है तो ये गलत है। परमाणु में प्रॉब्लम है कि ये स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। अगर हम लोग बात कर ले हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन कभी भी स्वतंत्र सिंगल अवस्था में नहीं रह सकता है। ये और एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोजन अणु बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। सेम इसी तरह से ऑक्सीजन के साथ भी है। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिल के एक अणु बना के O2 के रूप में रहता है, ना कि सिंगल ऑक्सीजन के रूप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा अणु, ना कि परमाणु। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीडीएफ1 में दिखाई देने वाले लक्षण हैं। पीडीएफ1 में मेंडलीव को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने दो तरह के पौधे लिए। एक पौधा टॉल था, एक ड्वार्फ था। इसका गैमेट टीटी था और इसमें टीटी। अब दोनों को जब क्रॉस करवाया गया तो ये ये एक टॉल प्लांट बना, जो एक प्रभावी था, प्रबल या डोमिनेंट नेचर का था। इसका जो आंसर हो जाएगा F1 पीढ़ी का, ये हो जाएगा प्रबलता, डोमिनेंट नेचर का होता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, डैश एक असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहा तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहा तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? अगर किसी कार्बन एटम के लास्ट में ANE रहा तो ये सिंगल बॉन्ड, अगर ENE रहा तो ये डबल बॉन्ड वाले होते हैं, और अगर YNE रहा तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं ऑप्शन। ब्यूटेन ANE, इसके लास्ट में ANE आता है। हेक्सेन, इसके लास्ट में भी ANE आता है। बेंजीन ENE, इसके लास्ट में ENE आता है। तो अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। बेंजीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के द्वारा मजबूती से बंध बनाने का एक कारण इसका डैश है। देखिए, एक कार्बन एटम जितना भी स्मॉल होगा, छोटा होगा, उसके बीच में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बंध बनेगा उतना ही मजबूत होगा। तो इसका आकार का छोटा होना होगा आंसर। डैश ध्वनिक तरंग की विशेषता नहीं है। आयाम इसकी विशेषता है, वेग इसकी विशेषता है, वेलोसिटी माफ़ कीजिएगा, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी इसकी विशेषता है, लेकिन हर्ट्ज ये नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट है। पादप जगत का उभयचर एम्फीबियंस किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को पादप जगत का एम्फीबियंस कहा जाता है।
टेरिडोफाइटा, इसे पादप जगत का रेप्टाइल कहा जाता है। ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा, अगर ये दोनों की बात करें तो इसमें जाइलम और फ्लोएम उपस्थित नहीं होते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इन तीनों में ही जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पादप जगत का एम्फीबियंस ये है ब्रायोफाइटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया दो तरह से होते हैं। एक तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है और एक भौतिक अभिक्रिया। एक भौतिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया में एक बार रूप में चेंज हो जाने के बाद, एक बार अवस्था में चेंज हो जाने के बाद हम लोग फिर से उसे वापस उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, दही एक बार बन जाने के बाद फिर हम लोग उसे दूध में नहीं बना सकते, दूध उससे नहीं बना सकते हैं। ये एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। जबकि पानी से हम लोग बर्फ़ बना सकते हैं। पानी से बर्फ़ बनने के बाद फिर से हम लोग बर्फ़ को पानी में ला सकते हैं। ये एक भौतिक चेंज होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि अवस्था में बदलाव, रंग में बदलाव, गैसों का उत्सर्जन, ये तीनों ही रासायनिक अभिक्रिया में होता है। अवस्था में भी चेंज हो जाता है, रंग में भी परिवर्तन होता है और गैसों का, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, किसी पदार्थ या द्रव्य का प्रति इकाई द्रव्यमान दृढ़ता कहलाता है, टफनेस कहलाता है? नहीं, किसी पदार्थ का प्रति इकाई द्रव्यमान मास बटे वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है डेंसिटी, घनत्व कहलाता है, ना कि टफनेस कहलाता है। ये गलत हो गया। दूसरा, कोई पदार्थ जब गति कर रहा होता है उस समय उसके कणों की गति के कारण उस पदार्थ में उत्पन्न ऊर्जा तरलता कहलाता है, टेंडेंसी टू फ्लो? नहीं, ये भी गलत। टेंडेंसी टू फ्लो नहीं होता, इनमें से दोनों ही गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर है 1 और 2, दोनों ही असत्य हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेंथेनम की परमाणु संख्या है, देखिए लेंथेनम की परमाणु संख्या 57 है। लेंथेनम की, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 57। 55 किसका होता है? 55 होता है सीजियम का, CS। 56 किसका होता है? बेरियम का, BA। और 58 किसका हो जाता है? सीरियम का, CE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। करंट कितना दे रखा है? 0.8 एम्पियर। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश है, टाइम दे रखा है 3 मिनट। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं I होता है Q/T। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Q बराबर IT, I इंटू टी। ठीक है, तो Q बराबर I इंटू टी। अब हमको Q आवेश निकालने के लिए कहा गया है, तो I करंट दे रखा है 0.8 एम्पियर और टाइम है 3 मिनट, 3 इंटू 60, क्योंकि इसको हमको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो ये 0 खत्म, 6 या 18 और 18 8 144 कूलम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 144 कूलम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है?
देखिए धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के लिए उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो 1 होनी चाहिए, या तो 2 होनी चाहिए, या तो 3 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे देखें ऑप्शन ए में इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, ये धातु है। बी में इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी धातु है। इसके भी आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी धातु है। ये 6, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, इसमें 6 है। अगर इसको हम लोग 8 और 2 10 और 3 13, 13 होता है एल्युमिनियम का, ये मेटल है। 2 और 1 3 लिथियम का होता है, ये भी एक मेटल है। 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 होता है सोडियम का, ये भी एक मेटल है। लेकिन 2 और 6 और 2 8, 8 होता है ऑक्सीजन का, ये एक गैस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होता है। बेंजीन, बेंजीन अगर हम लोग बेंजीन के स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये इस तरह का बनता है, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। अगर इसको कार्बन 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 और यहाँ भी कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये सब जगह पे हाइड्रोजन लगा हुआ रहता है। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, इसको हम लोग बेंजीन। ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होता है, ये कंपन के कारण उत्पन्न होता है। अगर आप अपने गले में हाथ रख के कुछ भी बोलेंगे तो एक वाइब्रेशन सा फील होता है। इसी कारण से वाइब्रेशन के ही कारण ध्वनि का उत्पन्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपन। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। हमारे शरीर में कई अंग होते हैं, उनमें से सबसे बड़ा अंग है त्वचा। सबसे बड़ा अंग है त्वचा। सबसे बड़ा ग्लैंड है लीवर। अगला क्वेश्चन है, अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है, आर दे रखा है 1200 ओम, और वोल्टेज कितना दे रखा है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब में से कितनी धारा प्रवाहित होगी। चलिए देखते हैं। ओम के नियम से देखेंगे तो V इक्वल टू, ओम के नियम से देखते हैं तो V इक्वल टू आई आर। यहाँ पे हमको धारा पूछा गया है, धारा निकालना, तो I इक्वल टू V बटे आर, I इक्वल टू V बटे आर, और R दे रखा है 1200 ओम और V दे रखा है 220 वोल्ट। ये जीरो से ये जीरो ख़त्म, यहाँ से काटेंगे तो 11, यहाँ से काटेंगे तो 60, 60 एक पॉइंट आ जाएगा पहले पॉइंट, और 60 एक 0.18, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में होता है। देखिए फिश में अगर हम लोग बात कर लें मछली की, फिश में 2 चैम्बर होता है हार्ट में। उभयचर और सरीसृप एम्फीबियंस और रेप्टाइल में 3 चैम्बर होते हैं, जबकि मैमल्स में 4 चैम्बर होता है। एक रेप्टाइल में एक्सेप्शनल में आ जाता है क्रोकोडाइल, जिसमें 4 चैम्बर होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में होते हैं 3 कक्षीय हृदय। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे ये दोनों ही हो जाएगा, यहाँ पे दोनों एक ही कॉपी पेस्ट हो गया शायद। डैश कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा है, सेकंड सबसे बड़ा है मोलस्का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आर्थ्रोपोडा। इसमें सिर्फ कीट और पतंगे ही आते हैं।
डैश एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। तरंग की स्वर विशेषता, माध्यम की प्रकृति। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये माध्यम की प्रकृति। सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होता है, लिक्विड में उससे कम और गैस में उससे कम। सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है। तो वर्क डन मेरे को दे रखा है कितना, 56 जूल। और बल, फोर्स दे रखा है 7 न्यूटन। तो विस्थापन, तो हम लोग जानते हैं वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमको विस्थापन पूछा गया तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय फोर्स। वर्क डन दे रखा है 56 जूल और बल दे रखा 7 न्यूटन। इसको 8 बार में काट देंगे, 8 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन बीज अंकुरन के दौरान आगामी प्रारोह में विकसित होती है। आगामी प्रारोह इसका मतलब है तना वाला पोर्शन। देखिए एक बीज में 3 पार्ट होते हैं, मूलांकर, प्रांकुर और बीजपत्र। मूलांकुर, अगर एक बीज की बात कर लें, ये अगर बीज है तो बीज से मूलांकुर से जड़ बनता है, ये ऊपर की ओर इधर तना बनता है जिसको हम लोग प्रांकुर कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रांकुर। और बीजपत्र में क्या होता है, फल होता है जो कि खाना स्टोर रहता है उसमें। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में 273 डिग्री डैश करना पड़ेगा। भाग देना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा या फिर घटाना पड़ेगा। देखिए केल्विन से सेंटीग्रेड में बदलना है। केल्विन से सेंटीग्रेड में बदलने के लिए 273 को माइनस करना पड़ेगा। अगर सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना रहता तो 273 को प्लस करते, तो यहाँ जो हो जाएगा 273 को घटाना पड़ेगा। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब ये ऑप्शन कहाँ पे है, 001 1.7 इंटू 10⁻⁻27 kg। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कार्बन के डैश अपरूप में कार्बन परमाणुओं को एक फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जा सकता है। C16, जिसे हम लोग बकमिंस्टर फुलेरिन भी कहा जाता है। C16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में प्रभावी होती है। देखिए मटर के पौधे में कुल 7 प्रभावी विशेषता को मेंडल जी बताए थे, जिनमें से हरी फली एक था, गोल बीज था, पीला बीज था, झुर्रीदार ये अप्रभावी विशेषता होती है। ये सब प्रभावी विशेषता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झुर्रीदार बीज, जो कि एक अप्रभावी विशेषता थी। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है, हर जगह लागू होता है। वस्तु के किसी भी युग्म पर हर जगह गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक इकाई लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, जिसे हम लोग क्विक लाइम कहते हैं। ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है बुझा हुआ चूना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है। यहाँ पे
प्रतिरोधकता के अनुसार हमने एक बनाया हुआ है। कागज़ सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होता है कागज़ में, उससे कम डायमंड में, उससे कम इबोनाइट, उससे कम कांच, उससे कम नाइक्रोन, उससे कम मैग्नीज और उससे कम कॉन्स्टेंटाइन में। ये तीनों कॉन्स्टेंटाइन, मैग्नीज और नाइक्रोम ये तीनों मिश्र धातु हैं और धातुओं में बहुत ही कम प्रतिरोधकता होती है। अगर अब ऑप्शन में आते इबोनाइट, कॉपर ये तो धातु है, इसमें तो बहुत ही कम रहेगा। नाइक्रोम ये मिश्र धातु, इसमें भी कम रहेगा। लेड और इबोनाइट में तो कांच, लेड यहाँ पे है, इबोनाइट यहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिरोधकता होगा इबोनाइट का हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा इबोनाइट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन अभी हमने बताया, बर्फ़ का पानी में बदलना। बर्फ़ का पानी में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। मानव का सांस लेना रासायनिक परिवर्तन है। मानव का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।